नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कमलनाथ ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिससे भाजपा में खलबली मच गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई भुगतान पर ब्याज माफी को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल ट्रेनों के मामले में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के बीच बड़ी तनातनी के बीच राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या गठबंधन टूट जाएगा या फिर नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए कमलनाथ ने बनाया प्लान एम। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उपचुनाव की 24 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने प्लान एम तैयार किया है। इस प्लान के तहत पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनकी सरकार में मंत्री रहे विधायकों को 24 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की नीति राय तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन करने और स्थानीय मुद्दों को तैयार करने के लिए तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल रहे सदस्यों को अब विधानसभा वार जीत की जिम्मेदारी दी है। लॉकडाउन में फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मंत्री अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद पूर्व मंत्री विधानसभा के दौरे पर स्थानीय मुद्दों की जानकारी जुटाने के साथ ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के बीच बड़ी तनातनी के बीच राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई। वहीं मंगलवार देर शाम को राहुल गांधी ने मीडिया पर अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर नहीं है। सरकार चलाने और समर्थन करने में काफी फर्क होता है। राहुल गांधी की शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे से भी बात हुई है। इस बीच वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहब थोराट ने कहा है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के अन्य घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस को कोई नाराजगी भी नहीं है। एमबीए की सप्ताह में कम से कम एक बार की बैठक होती है, इसलिए बुधवार की बैठक के ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। राहुल गांधी ने मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा था कि मीडिया ने उनके बयान को गलत समझा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को सवाल खड़े करने हैं तो करे, विपक्ष को सवाल करना भी चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, इससे सरकार को फायदा होता है। पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ कर फेंकने जैसा है। दरअसल भाजपा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार का मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर बड़ा बयान आ गया है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 2 विधानसभा सीट पहले ही खाली थे, यानी कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज फिर यानी कि बुधवार को कहा कि वर्तमान सरकार एक इंटरवल के समान है, पिक्चर तो अभी बाकी है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मीडिया के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। अपने गृह नगर में मुख्यमंत्री ने अपने सवालों के जवाब को दावा करते हुए कहा कि राज्य में आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस कम से कम 22 सीटों पर विजय हासिल करेगी। कांग्रेस के 22 विधायक के त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, आज मतदाता इन 22 सीटों में समझ रहा है कि किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ है, किस प्रकार कांग्रेस के 22 विधायक लालच में आ गए और भाजपा में चले गए। उन्होंने इन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का गिरने का दावा करते हुए कहा, जीतना तो छोड़िए, इनको उपचुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, ईएमआई भुगतान पर मोहलत पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज माफी को लेकर दायर याचिका पर आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है।
जी हाँ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संकट के बीच आरबीआई द्वारा 3 महीने की मोहलत के बाद बैंकों द्वारा लोन पर ब्याज लगाने के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई में भी शीर्ष न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अभी तक जवाब न दाखिल होने पर अब न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है। पुराने बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किस्त अदायगी में तो छूट दी, जो कि बाद में अदा करनी पड़ेगी। किस्त के बाद अदा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किस्त बाद में अदा करने तक की अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा, जो कि इस छूट के आड़ में ग्राहकों से ज्यादा वसूली जा रही है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है तो इस अवधि में लोन पर ब्याज बैंकों को नहीं वसूलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक हलचल आ जाने के बाद शरद पवार का बहुत बड़ा बयान आया है। जी हां, आपको बता दें कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी अब हलचल तेज हो गई है। आलम यह है कि मातृश्री से लेकर राजभवन तक बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां गवर्नर से मिले, वहीं मातृश्री में उद्धव ठाकरे के साथ करीब 1.5 घंटे तक मंत्रणा की। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चर्चा है कि इसके बाद वो गवर्नर कोश्यारी से मिलेंगे। वहीं कुछ दिन पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी राज्यपाल से मिले थे। इन सब घटनाक्रम के बीच आज सुबह शरद पवार ने बयान जारी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बातचीत में कहा है कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है, जो अटकलें लगाई जा रही है वो बेबुनियाद है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग, तो शिवसेना पलटवार करते हुए गुजरात में राष्ट्रपति शासन मांग करने की बात जोरों से रखी है। जी आपको बता दें कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच सियासी हमला जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा सांसद नारायण राणे के महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में गुजरात का प्रदर्शन सबसे बुरा है और इसलिए सबसे पहले उसे केंद्र के शासन के तहत रखा जाना चाहिए। किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना संजय राउत ने कहा कि विपक्ष को पृथकवास में रखा जाना चाहिए और कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के उनके प्रयासों का उल्टा असर होगा। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि भले ही महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति भयावह है, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा कि अगर आप कोविड-19 संकट पर गुजरात उच्च न्यायालय की गुण दोष व्याख्या देखें तो राज्यों का कार्य प्रदर्शन महाराष्ट्र की तुलना में बुरा है। रावत ने कहा कि संवाददाताओं को बताया, अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र को गुजरात के साथ शुरू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भेजा है। बिंदल ने कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में भाजपा को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि मामले में पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें 20 मई को यह पूरा मामला उस समय सामने आया था जब एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है जिसमें 5 लाख रुपए लेने की बात की जा रही है। साथ ही कहा गया है कि बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। विजिलेंस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। इस केस से बिंदल का नाम जुड़ा है और उन पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए इस्तीफे में राजीव बिंदल ने लिखा है कि वायरल वीडियो से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के आधार पर वह त्यागपत्र दे रहे हैं। इसके अलावा बिंदल ने लेटर में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का कथित ऑडियो वायरल हुआ था। इस मामले में विजिलेंस ने केस दर्ज कर पूर्व निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का दामन पाक साफ है क्योंकि वह भाजपा के अध्यक्ष हैं और बिना किसी दबाव के जांच हो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें स्पेशल ट्रेनों के मामले में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय पर निशाना साध दिया है। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेल मंत्रालय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां अपनी मर्जी और शर्तों पर चला रहा है। ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति पूरे देश को लाल कर देगी। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि राज्यों के साथ जो भी होगा वास्तव में भारत का होगा। देश को तिरंगा रहना चाहिए, लाल नहीं। ममता ने कहा कि हमारी जानकारी के बिना 36 ट्रेनें मुंबई से आ रही हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ बात की, उन्हें भी सूचना देर से मिली। रेलवे अपने दम पर इसकी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि रेल मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है। हम 2 लाख प्रवासी मजदूरों की जांच किस तरह करेंगे? क्या केंद्र मदद करेगा? उन्होंने पूछा रेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम टिकट के लिए भुगतान कर रहे हैं लेकिन कोचों में बहुत अधिक संख्या में यात्री हैं। बंगाल के सीएम ने कहा कि आप महाराष्ट्र को खाली कर रहे हैं और बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। रेल मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मंत्रालय मुझे राजनीतिक रूप से परेशान करने का प्रयास कर रहा है, बंगाल के लिए अपूरणीय क्षति कर रहा है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं लाखों लोगों को संगरोध करने के लिए मशीनरी कहाँ से लाऊंगी? क्या केंद्र ऐसी मशीनरी जुटा सकता है? अगर उनके साथ ऐसा हो तो पश्चिम बंगाल पहुंच रही ट्रेनों के बारे में ममता बनर्जी ने कहा, मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करती हूं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, नेपाल ने पहले भारत को आंख दिखाई और अब उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। जी हां, आपको बता दें, काला पानी को शामिल करते हुए नक्शे को अपडेट करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन पर बुधवार को प्रस्तावित चर्चा को नेपाल ने टाल दिया है। संशोधन के लिए संसद की प्रतिनिधि सभा में चर्चा होनी थी। राजनीतिक दलों ने पहले इस पर देश में आम समिति बनाने की बात की है। संसद सचिवालय की ओर से प्रकाशित कार्यसूची के मुताबिक बुधवार को कानून मंत्री शिव माया स्थानीय समयानुसार 2 बजे प्रस्ताव को पेश करने वाली थी। नेपाल ने 18 मई को नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लेमिपियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया था। इसके बाद 22 मई को संविधान संशोधन को संसद में पंजीकृत किया था। भारत द्वारा लिपुलेख होते हुए लिंक रोड के उद्घाटन के बाद नेपाल ने यह नक्शा जारी किया था। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने मंगलवार को शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि आम सहमति बनाई जा सके और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। लेकिन मधेश के राजनीतिक दल सरकार पर उनकी मांगों को भी शामिल करने का दबाव डाल रहे हैं। जनता समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एएनआई से कहा कि हम लंबे समय से अपनी मांगे उठा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जबकि पीएम ओली इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं। नेपाल की ओर से अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र दिखाए जाने पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने भारत को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वो ऐसी बनावटी कार्टोग्राफी प्रकाशित करने से बचें, साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। भारत ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल सरकार इस मामले में भारत की स्थिति से भलीभांति वाकिफ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप बोले। उन्होंने कहा कि वो दोनों देश के बीच मध्यस्थता को तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें, भारत और चीन के सीमाओं के बीच सीमा पर बढ़ रहे दबाव के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। जब लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे के कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं और दोनों तरफ से सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। वैसे बुधवार को चीन ने भी अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ सीमा पर उत्पन्न तनाव को स्थिर व नियंत्रण में बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम तकरीबन 5 बजे यह ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत व चीन को यह सूचित किया है कि अमेरिका उनके सीमा विवाद को सुलझाने व उनमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। भारत व चीन के बीच सीमा विवाद पर पहली बार अमेरिका या किसी दूसरे देश ने टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति की तरफ से बयान देना ही मामले की गंभीरता को बताता है।